नेपाल के सीमावर्ती जिले पूर्वी चंपारण में अब इलाज की तस्वीर बदल रही है। सिंगापुर जैसे आधुनिक मेडिकल सिस्टम में वर्षों तक काम करने वाले रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरव गुप्ता अब मोतिहारी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहां इन्होंने अत्याधुनिक और कीमती एमआरआई व सिटी स्कैन मशीनें लगाई हैं, जिससे अब मरीजों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ता है। साथ ही डॉक्टर सौरव गुप्ता अपने पिता और मोतिहारी के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर जैन गुप्ता की शानदार विरासत को भी संभाल रहे हैं। तो आइए इनसे मेडिकल फील्ड में हो रहे बदलाव, नई तकनीक और इनके अनुभवों को समझते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसटीवी न्यूज के स्टूडियो में। थैंक यू। आपने सिंगापुर जैसे दुनिया के जो है सबसे, ये कहा जाता है कि जो है सबसे डेवलप कंट्री या सिटी कह लें, वहाँ पे आपने काम किया है और लंबा अनुभव है आपका वहाँ पे। वहाँ से सीधा मोतिहारी शिफ्ट होने का ये जो आपने फैसला लिया, ये क्यों लिया? पहले तो थैंक यू आंसर अल्लाह जी और एसटीवी को, जो आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया अपना पक्ष रखने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए, और जो हम लोग तकनीकी एडवांसमेंट यहाँ कर रहे हैं उसके बारे में बताने के लिए। सिंगापुर में मैंने करीब 13-14 साल बिताए हैं। 2008 से 2021 तक मैंने वहाँ बिताया। वहाँ से वापस आना दोनों प्रोफेशनल और इमोशनल डिसीजन भी था। जैसा आपने बताया, मेरे पिताजी मोतिहारी के प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं, डॉक्टर जितेंद्र नाथ गुप्ता। उनको करीब करीब यहाँ रहने वाले सारे लोग जानते हैं या कभी ना कभी उनके संपर्क में रहे हैं। तो माँ पिता के इकलौता पुत्र होने के नाते मेरा भी कुछ फ़र्ज़ है। उसी तरह से चंपारण की धरती में पढ़े बड़े हुए हैं हम। शुरू में कक्षा 5 तक, कक्षा 4 तक हम मोतिहारी में रहे हैं, यहीं पढ़े। उसके बाद हम हॉस्टल चले गए थे। लेकिन तो एक टाइम था जब सोसाइटी को वापस देने का वो होता है, एक सोच थी। और ऐसे सिंगापुर में बसने का मेरा कभी भी उद्देश्य नहीं था। मेरे सारे दोस्त आज के वहाँ मेरे कलीग्स थे जो साथ हम गए थे, या तो सिंगापुर में या अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में, वो सारे सिटीजन्स हैं वहाँ के, उन्होंने नागरिकता ले ली। मैंने कभी इस चीज़ के लिए कोशिश भी नहीं, ना मैंने कभी वहाँ कोई प्रॉपर्टी, घर, इस तरह का कुछ नहीं लिया कि मैं बन सकूँ, क्योंकि कब पता था कभी ना कभी वापस आना ही है। तो ये सोच रखते हुए कोविड में अचानक क्या हुआ कि लगा कि डिस्टेंसेस रियल हैं। उससे पहले लगता था ब्रेकफास्ट सिंगापुर में करो, लंच पटना में और डिनर घर पे, इतना फास्ट है, मतलब 4 घंटे की फ़्लाइट है। तो कोविड में अचानक लगा डिस्टेंस रियल है, मतलब 2 हफ्ते भी आपको वो क्वारंटीन करना पड़ सकता है ये। तो फिर उसके बाद हमने उसी समय ड्यूरेशन में फ़ैसला लेके चलिए अब मोतिहारी चलते हैं। और दूसरी बात है, मेरे बच्चे छोटे थे, तो बच्चे एक बार बड़े हो जाएंगे तो सिंगापुर जैसे प्रोटेक्टेड सोसाइटी से आप अब बिहार में लेके आ रहे हैं, तो वो एक जो डिफरेंस है वो उन पे थोड़ा भारी होता, वो शायद एडजस्ट नहीं कर पाते। तो अभी वो मोतिहारी में रहते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ के खुले वातावरण को। और कैंपस भी आपका बहुत प्यारा है, हमने देखा है। वो भी है कुछ अट्रैक्ट करने के लिए। तो वो सब कुछ रेडी का देन है कि उस कारण से फिर हम लोग डिसाइड किए कि मोतिहारी में आते हैं और प्रोफेशनली यहाँ इस रीजन का बेस्ट रेडियोलॉजी सर्विस दे सकें। और ये चंपारण के लोगों का सौभाग्य है कि आप जैसे डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट जो है यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ऐसे जगह को छोड़ करके, आमतौर से जब एक बार जब ऐसे जगहों पे लोग रहने लगते हैं, और आप जैसा बता रहे हैं 14 सालों का आपने वहाँ पे रहा है, तो लोग वहीं के रहे हो जाते हैं। तो ये चंपारण का सौभाग्य है। बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी जन्म स्थली को जो है अपनी कर्म भूमि के रूप में सजेस्ट किया। सर, सिंगापुर में आपका जैसा कि बड़ा अनुभव रहा है, तो सवाल उसी से शुरू करते हैं कि सिंगापुर का जो हेल्थ सिस्टम है, वहाँ तो मेरे ख्याल से सभी इंश्योर्ड ही होते हैं, और इंडिया के एजुकेशन हेल्थ सिस्टम को आप दोनों में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, यहाँ के इंडिया तो दिल्ली का मैं बात ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। वहाँ की सोसाइटी थोड़ी अलग है, थोड़ी रिच है, थोड़ा अलग ढंग का एजुकेशन है उनका। मोतिहारी का जो अपना अनुभव मैं दूंगा, सिंगापुर में क्या होता था ना, स्क्रीनिंग प्रोग्राम उनका बहुत अच्छा होता है। अच्छा। तो वहाँ ऐसा नहीं होता कि कैंसर जब 12 सेंटीमीटर का हो जाए, 15 सेंटीमीटर का हो जाए तो हम पिक करें, या हार्ट में 99% स्टेनोसिस हो जाए और पता ही ना हो पेशेंट को कि ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं होता था। स्क्रीनिंग प्रोग्राम में आप मतलब बेसिक टेस्ट हैं, हमको लगता है 2000-3000 रुपये अगर आप साल में खर्च करें तो आप
2,000-3,000 खर्च करने के लिए इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ का एक कॉस्ट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब जैसे मशीन है तो उसको रनिंग कॉस्ट है तो वो तो आपको बेयर करना ही पड़ेगा, या फिर अगर गवर्नमेंट में फैसिलिटी है तो आप वहाँ भी करा सकते हैं। सिर्फ साल में 2 बार अल्ट्रासाउंड करा लीजिए पेट का, 1 बार चेस्ट का एक्सरे करा लीजिए, 4-5 ब्लड टेस्ट हैं जो मेल और फीमेल्स में अलग हैं वो करा लीजिए, तो आप किसी भी बीमारी को अर्ली पिक कर सकते हैं। तो सिंगापुर में ये जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है ना वो बहुत अच्छा है, तो वो हर चीज़ बहुत जल्दी पिक होता है। अब एक रीसेंट डेटा है लास्ट वीक का सिंगापुर का कि कैंसर डायग्नोसिस बढ़ने के बावजूद 2012 से 2026 में 22% कैंसर डेथ्स घटे हैं। इसमें स्क्रीनिंग का रोल है। आप जल्दी पिक करते हैं तो ट्रीट कर सकते हैं। और मोतिहारी का हमारा अनुभव जो है ना वो है कि आप ऑलमोस्ट हर कैंसर को स्टेज 3 या स्टेज 4 पे पिक करते हैं। स्टेज 1 पे पिक करने वाले बहुत कम हैं। वो लोग हैं जो कॉन्शियस हैं कि भूख नहीं लग रही है, वजन कम हो रहा है, बिना देखे 2-3 महीने ऐसे हुआ, आप एक स्क्रीनिंग करा लेते हैं, खाली एक अल्ट्रासाउंड कराइए, जैसे हम नहीं कह रहे हैं सीटी कराइए, एमआर कराइए, वहाँ कुछ पिक होता है तो उसको फॉलो अप कीजिए। तो उतने से ही आपका ज़्यादातर चीज़ पिक हो जाएगा अर्ली। क्योंकि कैंसर ऐसा नहीं है कि जैसे कोलोन कैंसर है, पहले पॉलिप बनता है, फिर 4 साल 5 साल में जाके वो कैंसर में कन्वर्ट होता है। तो अगर आप कोलोनोस्कोपी एक निश्चित एज के बाद, या फैमिली हिस्ट्री है कि फादर को, मदर को, या उनके फादर मदर को कभी कोलोन कैंसर है, तो आप 45 के बाद हर साल या हर 2 साल में सिर्फ कोलोनोस्कोपी करा लीजिए। कोलोन कैंसर थोड़ा सा सिंपल भाषा में अगर कोलोन मतलब दर्शक समझ जाए, अतड़ी का कैंसर समझ लीजिए, बड़ी अतड़ी जो होती है उसका कैंसर, जैसे रेक्टल कैंसर, मतलब पैखाने के रास्ता का कैंसर, ये सब जो है। तो ये स्क्रीनिंग, तो वहाँ और यहाँ में मेन डिफरेंस है स्क्रीनिंग। आप अगर स्क्रीनिंग कराएंगे तो हर चीज़ जल्दी पिक होगा और हर चीज़ ट्रीटेबल स्टेज पे। यहाँ हम लोग इंतजार करते हैं जब तक वो गोला फील नहीं होने लगता है तब तक हम लोग डॉक्टर के पास नहीं, और जब वो फील हो गया ऊपर से तो इमेजिंग का रोल खत्म हो गया। आप इमेजिंग का पार्ट है कि आप जल्दी पिक कर रहे हैं हर चीज को, मतलब तो मूल रूप से आपके कहने का मतलब है कि यहाँ लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति उतने अवेयर नहीं। हाँ, लापरवाह हैं, अवेयर नहीं, लापरवाह हैं कि कुछ भी होता है तो डॉक्टर के पास नहीं जाते। आप किसी से भी दिखाइए, लेकिन दिखाइए, खुद से इलाज करके 6 महीना तक वो कष्ट सहना, वो दर्द सहना, वो तरीका नहीं है। आपके पेशाब में अगर तकलीफ हो रही है, कोई बाउल में चेंज हो रहा है हैबिट, तो आपको मिल लेना चाहिए एक बार। आपका वजन घट रहा है बिना सोचे समझे, आप कोशिश नहीं कर रहे हैं तो भी वजन घट रहा है, तो आप मिल लीजिए। भूख नहीं लग रही है, ऐसा 4-5 दिन हो सकता है, लेकिन मान लीजिए आपको 1 महीना 1.5 महीने तक भूख खत्म हो गई है और अच्छा फीलिंग नहीं हो रहा है, ये सब बहुत रेड फ्लैग्स हैं। ये सब पता भी नहीं चलता कि एटलीस्ट वेट लॉस वाले खाली स्कैन का थोरैक्स एब्डोमेन पेल्विस जो सिंगापुर में बहुत कॉमन था करना, अगर आपको वेट लॉस हो रहा है अनवांटेड 2 से 3 किलो घट गया 1 महीना 2 महीना में, तो थोरैक्स एब्डोमेन, और आप सरप्राइज होंगे उनमें से कितने में कैंसर पिक हो जाता था। तो ये एक रेड फ्लैग है जो हम लोग को अवेयर होना पड़ेगा। हम जानते हैं यहाँ के लोग को पैसा थोड़ा मुश्किल होता है, वो हम समझ रहे हैं, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं कि सीधे महंगा टेस्ट आप सीटी स्कैन कराइए, पहले अल्ट्रासाउंड कराइए। ज़्यादातर लोग 1,000 या 1,200 लेते हैं रेडियोलॉजिस्ट लोग जो हैं, और चेस्ट एक्सरे कराइए, हर जगह 250 या 300 रुपये में होता है जो रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट करता हो। इतना सिंपल, इतने में आप स्क्रीन तो हो जाएंगे कि भाई वजन क्यों कम हो रहा है। तो सर ये जो एक्सरे है या फिर एमआरआई है, सीटी स्कैन है, इस सब में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? देखिए, बेसिक डिफरेंस है, पहले अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स यूज़ करता है, एक्सरे और सीटी जो है एक्सरेज यूज़ करता है, और एमआरआई जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स यूज़ करता है। डायग्नोस्टिक वाइज अगर हम लोग बोले तो सब इंडिपेंडेंट है। तो जहाँ एक्सरे का रोल है वहाँ ऐसा नहीं है कि एमआरआई पिक कर लेंगे तो वो बेहतर कर देगा, नहीं, वो एक्सरे ही सुपीरियर। हम इसको इस तरह से समझते हैं कि टैक्सी होती है, कार होता है, ट्रेन होता है, बस होता है, प्लेन होता है। जहाँ टैक्सी की ज़रूरत है वहाँ प्लेन से नहीं जा सकते, टेक्निकली कर सकते हैं लेकिन वो फ़ायदा नहीं है। तो वैसे ही कुछ चीज़ें जैसे बोन ट्यूमर्स हुआ हो, सबसे अच्छा एक्सरे पे ही डायग्नोस होता है, तो उसके लिए एक्सरे ही चाहिए। कुछ चीज़ जैसे स्पाइनल कॉर्ड देखना हो, चाहे ब्रेन देखना हो, तो उसके लिए एमआर सबसे बेहतर है, या गायनी का कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, ट्यूमर वगैरह हो, तो उसके लिए एमआरआई अच्छा है। लेकिन अगर वही प्रेगनेंसी चेक करना है, गॉल ब्लैडर में स्टोन देखना है, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड सबसे अच्छा हो, एमआर नहीं, सीटी नहीं, अल्ट्रासाउंड। तो हर मोडालिटी का अपना रोल है, और एक दूसरे में कुछ वो हो सकता है इंटरेक्शन किया, कुछ हम अल्ट्रासाउंड पे पिक किए